खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। रिपोर्टर्स डायरी में हम आपसे जुड़ी खबरों को दिखाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। बात करेंगे दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से फिर दौड़ने लगेगी। 5 महीनों से भी ज्यादा लंबे वक्त के बाद मेट्रो चरणबद्ध तरीके से खुलेगी। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर एसओपी और गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं मेट्रो स्टेशनों की साफ सफाई और अन्य कामों को पूरा किया जा रहा है। देखिए हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 4 के तहत जारी की गई गाइडलाइंस में दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली दिल्ली मेट्रो अब 7 तारीख से दोबारा से चलेगी। उसको लेके डीएमआरसी की तरफ से तमाम जो इंतज़ाम हैं वो किए जा रहे हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन में दिल्ली मेट्रो को चलाने की इजाजत दी गई है। 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो पटरी पर फिर से दौड़ेगी, लेकिन इस बार ये सफर थोड़ा कठिन भी होगा, क्योंकि जब यात्री 7 सितंबर को मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे तो उन्हें कई नए प्रोटोकॉल से दो चार होना पड़ेगा। नई गाइडलाइन के तहत मेट्रो का संचालन कई फेज में शुरू होगा। पहले चरण में 7 सितंबर से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यानी 4 घंटे तक मेट्रो का संचालन किया जाएगा। इस चरण में पहले येलो लाइन पर मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 9 सितंबर से 2 और लाइनों पर मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी। तीसरा फेज 10 सितंबर से शुरू होगा। तीसरे चरण में रेड लाइन, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ लाइनों पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। The frequency of trains will also need to be regulated to avoid passenger overcrowding at stations and in trains. Stations or entry-exit gates in containment zones will remain closed in order to ensure social distancing. Suitable markings at stations and inside trains will be made. Wearing of face masks will be mandatory for all passengers. नए नियमों के मुताबिक बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। लोगों को स्मार्ट कार्ड और कैशलेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यात्रियों से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा। मेट्रो स्टेशन पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सेकंड फेज़ में सैनिटाइजेशन पॉइंट बनाया गया है। सैनिटाइजेशन पॉइंट पे जो भी आप सामान लेके आएंगे, जो भी आप लगेज लेके आएंगे, वो यहाँ पे जो है उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। मेट्रो के अंदर की अगर बात करें तो देखिए सैनिटाइज़ करने का, क्योंकि जो सुबह और शाम के जो पीक आवर्स हैं उसमें मेट्रो चला करेगी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित करा गया है। और उसी के बीच में, क्योंकि पीक आवर्स के समय पे सबसे ज़्यादा जो यात्री हैं वो सफ़र करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए तमाम जगहों पे पोस्टर लगाए गए हैं और स्टिकर्स लगाए गए हैं जिससे कि कोविड को रोकने के लिए मदद करें। कोरोना से बचाव के लिए समय समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। एसी में ताज़ी हवा के लिए व्यवस्था की जाएगी। टोकन पेपर, स्लिप टिकट का उपयोग सैनिटाइजेशन के साथ किया जाएगा। वहीं स्टेशन पर जो भी कॉमन एरिया है उसका हर समय सैनिटाइजेशन का काम चलता रहेगा। लिफ्ट, एस्केलेटर, बैरिकेड समेत वो सभी जगह जिसे लोग छू रहे होंगे उसे लगातार सैनिटाइज किया जाएगा।
साथ ही कोरोना से बचने के लिए ट्रेन को एक ट्रिप खत्म करने के बाद भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। 7 सितंबर के बाद से 3 फेज़ में मेट्रो चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे जो पीक आवर्स हैं उसमें जो मेट्रो को चलाएंगे, क्योंकि कई यात्री हैं जो इसमें सफ़र करेंगे, और लेकिन DMRC की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं जिससे कि यात्री जो यहाँ पे सफ़र करें उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तमाम SOPs को मेंटेन करते हुए जो यात्री हैं अपने गंतव्य तक पहुँचें और आसानी से DMRC की मेट्रो जो है उसमें सफ़र कर सकें। कैमरामैन शेरा के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र TV, दिल्ली। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेल निदेशालय की उदासीनता के चलते हजारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज अपनी प्रतिभा को खो रहे हैं और चाय समोसे बेचकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेल निदेशालय की उदासीनता के चलते हमारे देश में आज भी हजारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा को निखारने के बजाय चाय समोसे बेचने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं उस खिलाड़ी की जिसने तीरंदाजी से राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों मेडल जीतकर अपने जिले का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही तीरंदाजी में प्रदेश और देश का मान भी बढ़ाया। बाराबंकी के तीरंदाज महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। महेंद्र ने अपने जीवन के 25 साल तीरंदाजी की और देश भर में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर दर्जनों मेडल अपने नाम किए। यही नहीं, तीरंदाज महेंद्र 18 साल से बाराबंकी के KD सिंह बाबू स्टेडियम में संविदा पर कोच की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज वे समोसे और पकौड़ियां बेचने को मजबूर हैं। इसमें मेरा 2 बच्चे, वाइफ हैं और मेरी बूढ़ी माँ है और एक मेरे पागल बड़े भाई हैं जिनका इलाज भी उसी मानदेय में चलता था। इस कारण सर हम लोग बहुत ही दिक्कत में आ गए, भुखमरी के कगार पे आ गए सर। तो मजबूरी में सर हम लोगों को ये दुकान, पकौड़ी और समोसे की दुकान सर। दरअसल महेंद्र प्रताप सिंह खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मानदेय प्रशिक्षक हैं। 2002 से महेंद्र तीरंदाजी खेल का प्रशिक्षण देते हैं। महेंद्र बताते हैं कि मानदेय पर उनकी सेवाएं साल में 10 महीने की होती हैं, लेकिन खेल निदेशालय की मजबूरी कहें या फिर खिलाड़ियों के प्रति उनकी अनदेखी, जिसके चलते ज्यादातर सेवाएं 3 से 4 महीने की ही होती हैं। लेकिन लॉकडाउन में ये सेवाएं भी बंद कर दी गईं और सेवाएं बंद होते ही ऐसे न जाने कितने खिलाड़ियों का मानदेय भी रोक दिया गया, जिससे आज वे बेरोजगारी में जीने को मजबूर हैं। निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मानदेय प्रशिक्षक हूँ तीरंदाजी खेल का, और मैं 2002 से सेवारत हूँ और 18 साल के कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारी सेवाएं 25 मार्च को समाप्त कर दी गई। उसके बाद नियमतः 1 अप्रैल 2020 से रिन्यूअल होना था, लेकिन रिन्यूअल ना करके डाटा वगैरह सब मंगा लिया गया, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो पाया, जिस कारण सर हम लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी हम लोग चली गई। कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद तीरंदाज महेंद्र प्रताप को घर चलाने और अपने परिवार के 6 सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए मजबूरन पकौड़ियां और समोसे बेचना पड़ रहा है। तीरंदाज महेंद्र के पिता भी एक राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज थे, जिनके पद चिन्हों पर चलकर महेंद्र भी एक राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज बने और दर्जनों मेडल हासिल किए। लेकिन आज अपनी इस बदहाली को देखते हुए उन्होंने कहा कि अपने बेटे को खिलाड़ी नहीं बनाना चाहते। यहाँ विभाग या खेल का जो भी रवैया है खिलाड़ियों के प्रति, मुझे बहुत उम्मीद नहीं लगती कि आगे कोई सुधार उसमें हो पाएगा, और इन हालतों को देखते हुए मैं अपने बच्चों को इसमें कोई विशेष रुचि नहीं। अपनी तीरंदाजी से देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाला कलयुग का ये अर्जुन आज सरकार की उपेक्षा के चलते बदहाली के आंसू बहा रहा है। न जाने और कितने ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आज अपनी प्रतिभा को पीछे रखकर अपने भरण पोषण के लिए इस कदर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इन खिलाड़ियों के लिए कुछ करे और उनका सम्मान और हक उन्हें वापस मिल सके। सर आप लोगों से निवेदन है, सरकार तक मेरी बात पहुँचे। उनको लगता है कि हाँ एक प्रतिभा का हनन हो रहा है या प्रतिभा वास्तव में ऐसे मुकाम पे है जो
जो मेरे स्तर का काम नहीं होने के कारण मुझे मजबूरी में करना पड़ा। तो अगर उनको लगता है तो वो कुछ करें तो अच्छी बात। तो सरकार की उदासीनता के चलते एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी आज जो है पकोड़े और जो है समोसे तल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकारें ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को कितना आगे ले जाती हैं और इनकी कितनी मदद कर पाती हैं। बलराम सिंह, जनतंत्र टीवी, बाराबंकी। रिपोर्टर्स डायरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते कॉपी किताबें बेचने वाले दुकानदार, यूनिफॉर्म बाजारों की रोजी रोटी पूरी तरह से ठप हो गई है। जुलाई अगस्त के महीने में ही इन दुकानदारों का व्यापार का पीक सीजन होता है, लेकिन कोरोना के चलते अब तक स्कूल कॉलेज बंद रहने से देश के लाखों बुक सेलर और यूनिफॉर्म व्यापारियों की हालत तंग हो गई है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जमीनी पड़ताल कर इन व्यापारियों की समस्याओं को जाना। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के शुरुआती समय से ही स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। 4 महीने लॉकडाउन रहने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए अब धीरे धीरे पूरे देश में अनलॉक की शुरुआत की जा रही है। अनलॉक में दुकानें, बाजार, दफ्तर तो खोले गए, लेकिन स्कूल कॉलेजों को अभी भी बंद ही रखा गया है। अनलॉक 4 में भी स्कूल कॉलेजों के बंद रहने की गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में छात्रों के साथ साथ स्कूल से जुड़े व्यापारियों के आगे रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। कस्टमर एकदम मार्केट में नहीं है। सेल में 100 में 20% भी नहीं है। वीरान है, सड़कें देखिए सारी वीरान नज़र आ रही है। ग्राहक तो नज़र ही नहीं आ रहा है। बाहर से जितने ग्राहक आते हैं कोई भी रांची में नहीं आ पा रहे हैं और डर से घर से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। हाँ, सारे कस्टमर जितने हैं सारे ऑनलाइन बुक्स मंगवा ले रहे हैं। अब तो कोई मार्केट आना भी नहीं चाह रहा। जो भी है ऑनलाइन में जो भी प्राइस में मिल रहा है सब कस्टमर वहीं घर पे ही मंगवा ले रहे हैं। मार्केट देखिए सारा दिखला दीजिए कैसा सन्नाटा है सारा। पहले की तुलना में 10% किताबें बिक रही है। जब तक स्कूल, कॉलेज ये सब खुल नहीं जाती है तब तक ऐसे ही चलते रहेगी। हमारा रोलिंग नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है। बस आते हैं सवेरे 9 बजे और घर को 7 बजे चले जाते हैं। रूटीन केवल जारी है और बिजनेस व्यापार तो ऐसा है नहीं। ये इसलिए है कि गाड़ी लोकल नहीं चल रहा है, जिसके कारण मतलब स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, लेकिन इससे छात्रों की समस्या तो थोड़ी दूर हो गई है, लेकिन इन व्यापारियों का बिजनेस चौपट हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस होने के चलते छात्रों की उनकी जरूरत की किताबें ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। वहीं ज्यादातर ग्राहक कोरोना के डर से भी अभी बाजारों का रुख कम कर रहे हैं। ऐसे में बाजारों में मौजूद किताबें धूल खा रही हैं और दुकानदारों की रोजी रोटी पर इसका खासा असर पड़ रहा है। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा K-12 स्कूल सिस्टम है। इस K-12 स्कूल सिस्टम का मतलब है किंडरगार्टन टू क्लास 12। अब क्लास 12 तक के बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। हिंदुस्तान में लॉकडाउन है पिछले 161 दिनों से, यानी कि कुल मिलाकर 5.25 महीने। इन 5.25 महीनों में असर पड़ा है टीचर्स पर, स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों पर, लेकिन इसका सीधा असर उन पर भी पड़ा है जो स्कूल की यूनिफॉर्म बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, पेंसिल बेचते हैं, पेन बेचते हैं। कुछ ऐसा ही हाल देश के सबसे बड़े स्कूल यूनिफॉर्म बाजार दिल्ली में स्थित गांधीनगर मार्केट का है। स्कूल, कॉलेज बंद रहने से ये बाजार भी सूना पड़ा है। जून से लेकर अगस्त, सितंबर तक स्कूल यूनिफॉर्म के लिए यहाँ की बाजारों में जो रौनक पहले दिखती थी वो इस बार नहीं है। इसका कारण है कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज का बंद रहना। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। देखिए, मेरे पास इस समय स्टॉक कम से कम भी 7-8 लाख रुपए का रखा है, जो कि माल बनने के कारण कई स्कूलों में जा नहीं पा रहा और जब तक स्कूल खुलेंगे नहीं तो हमारी ड्रेसें जा नहीं पाएंगी सारी की सारी। तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। माल तो बहुत है, गोदाम भी भरे पड़े हैं, क्योंकि जनवरी से जो है काम नहीं है मार्केट के अंदर बिल्कुल भी, और लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिन्होंने ऑर्डर दिए हुए थे स्कूल के वो भी माल ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जब स्कूल खुलेंगे जब भी कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। मैडम, सारा ही नुकसान हो गया, हमारा तो जीरो हो गया, हमारा कुछ बचा ही नहीं। किसको माल बेचें? ये 10 रुपये पीस भी तौल में भी माल नहीं लेगा कोई। अगर हम इसको कूड़ेदान में फेंकेंगे तो रिक्शा वाला भी पैसे लेगा, रिक्शा के किराया लेगा हमसे, क्योंकि ये सारा माल तो हमारा जीरो हो गया, किसी काम नहीं है।
लगभग 8-10 लाख रुपए का नुकसान है। और इसके बावजूद हमारे बहुत सारे माल बने हुए रखे हुए हैं जो स्कूल वाले नहीं उठा रहे हैं। वो मना कर रहे हैं कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे हम ना माल उठाएंगे ना पेमेंट देंगे। बहुत हमारा नुकसान हुआ है। कहीं लाखों रुपए का माल डंप पड़ा हुआ है और प्लस किराए हैं, किराए निकालने इतने भारी हो रहे हैं। क्या हाल है इन व्यापारियों का? पिछले 161 दिन यानी कि 5.25 महीनों से इनकी दुकानों पर शटर पड़े हुए हैं। कुछ ने 20 दिन पहले ही दुकान खोली, लेकिन अभी तक कोई आमदनी नहीं हुई है। कुछ लोग अपना व्यापार ही बदल रहे हैं। 12-12 सालों से 20-20 सालों से लगातार यूनिफॉर्म का कारोबार करने वाले कारोबारी आज तंग आकर अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। कैमरामैन सुमित मावी के साथ अनुश्री रस्तोगी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और वहीं हिंदू धर्म में मोक्ष पाने का एकमात्र केंद्र माने गए बनारस में 2 राजा हैं। एक हैं काशी नरेश जो राज्य की राजनीति देखते हैं और दूसरे हैं डोम राजा जिनके अधीन महाशमशान है। डोम समाज के महत्व का पता मृत्यु के बाद चलता है। अंतिम संस्कार के वक्त डोम ही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने का द्वार दिखाते हैं। आइए जानते हैं काशी के डोम राजा का इतिहास। हिंदू परंपराओं के मुताबिक वाराणसी भगवान शिव की बसाई नगरी है। यहाँ पर मरने के बाद अंतिम संस्कार होने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। ऐसे में बहुत सारे हिंदू मरने के बाद वाराणसी में अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए लाश को जलाया जाता है। ये काम वाराणसी में डोम जाति के लोग करते हैं। डोम ही चिता जलाने के लिए संतान के हाथ में आग देते हैं। साथ ही अंतिम क्रियाक्रम के लिए होने वाला सारा काम डोम करते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी और आज भी ये परंपरा चली आ रही। वर्तमान डोम राज का परिवार शेरावाली कोठी में रहता है। इनकी करीब 250 साल की परंपरा कालू डोम से मानी जाती है। स्वतंत्रता संघर्ष और आजादी के बाद के दौर में स्वर्गीय देवी चौधरी और स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण चौधरी डोम राजा रहे। बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके बेटे कैलाश चौधरी डोम राजा बने, जिनका निधन पिछले 25 अगस्त को हो गया। ऐसे में डोम परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब इसकी जिम्मेदारी उनके पुत्र रंजीत चौधरी को सौंपी गई है और अब वे आज के डोम राजा बनाए गए। अब काशी के सबसे बड़े मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। हालांकि रंजीत चौधरी अभी नाबालिग हैं। ऐसे में उनके बालिग होने तक उनकी दादी सारंगी देवी गद्दी संभालेंगी। ऐसे मेरे पिताजी थे तो वो गद्दी संभाल रहे थे, अब वो नहीं रहेंगे, अब नहीं रहे तो दादी संभालती है इसमें। अब थोड़ा जब 2-3 साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं संभालूंगा। अच्छा, क्या करते थे आप पहले? अभी तो फिलहाल पढ़ाई हो रही है। अच्छा, कौन से क्लास में? 6। काशी में आज भी इस परिवार को कह लें या इस समाज के लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। अब कोई छुआछूत या भेदभाव भी नहीं रह गया है। अलबत्ता कुछ मंदिरों में खाली अभी भी इस तरह का है और ये समाज के लोग भी जानते हैं कि उन मंदिरों में नहीं जाया जाता है। तो उन मंदिरों की बस ड्योढ़ी तक ही ये जाकर भगवान को, ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाकी मणिकर्णिका घाट पे महामशानेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, वहाँ ये लोग पूजा पाठ करते हैं। हरिश्चंद्र घाट जो यहाँ का दूसरा शमशान घाट है, वहाँ पे भी इस समाज के लोग मंदिरों में अपने पूजन करते हैं। बाकी सामाजिक रूप से सभी का ताना बाना बुना हुआ है, एक में आपस में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। डोम राजा का इतिहास सदियों पुराना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और पार्वती एक बार वाराणसी आए। पार्वती मणिकर्णिका घाट के पास स्नान करने लगी। उनका एक कुंडल गिर गया जिसे कालू नाम के एक राजा ने अपने पास छिपा लिया। कई लोग कालू को राजा की जगह एक ब्राह्मण बताते। शिव और पार्वती को तलाश करने पर यह कुंडल नहीं मिला तो शिव ने गुस्से में आकर कुंडल को चुराने वाले को भस्म हो जाने का श्राप दे दी। इस श्राप के बाद कालू ने आकर शिव से क्षमा याचना की। शिव ने अपना श्राप वापस लेकर उसे शमशान का राजा बना दिया। शमशान में उसे आने वाले लोगों की मुक्ति का काम करवाने और इसके लिए उनसे धन लेने का काम दिया गया और तभी से कालू के वंश का नाम डोम पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि डोम में हिंदू मान्यताओं के पवित्र शब्द
ओम की ध्वनि होती है। देखिए, जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जब आए थे यहाँ पे बनारस में, तो उस समय गंगा माँ भी नहीं थी। तो मणिकर्णिका घाट पे जो कुंड है उसमें वो लोग साधु के भेष में आए थे, अपना स्नान किए, जिसमें कि माता पार्वती का कान का कुंडल गिर गया। तो वहाँ पे जो घाट पे लोग बैठे थे उन लोग से जो है उन लोग बोले कि मेरा कान का कुंडल खो गया, दे दो। तो उसमें से जो कल्लू थे उनको ये कुंडल मिल गया। तो भगवान थे, उनको तो सब पता था। तो उस समय भगवान ने उनको श्राप दिया, जाओ तुम चंडाल हो। तो कल्लू ने भगवान के पैर गिर गया कि भगवान आप तो जो है श्राप तो दे दिए हैं, अब मुझे कोई समाज में बैठाने लायक नहीं बनेगा। तो उस समय जो है भगवान बोले जाओ जीते पंडित मरते ढूंढ, कि लास्ट में मरने के बाद तुम राजा रहोगे और तुम्हारे पास लोग आकर शरण में पहुँचेंगे। काशी के डोम राजा और उनके परिवार को समाज में प्रतिष्ठा की नजरों से देखा जाता है। मोदी ने लोकसभा चुनाव में डोम राजा को अपना प्रस्तावक बनाया था। डोम राजा के निधन पर पीएम और सीएम दोनों ने ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की। 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी स्वतंत्र भारत के छठे डोम राजा होंगे। छठी में पढ़ने वाले हरिओम नारायण चौधरी जब तक बालिग नहीं हो जाते तब तक उनका कामकाज उनकी दादी सारंगी देवी संभालेंगी। काशी में डोम राजा परिवार का रुतबा कैसा है, इसका आकलन आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूर्व के डोम राजा जगदीश चौधरी जी का जब निधन हुआ तब उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपनी संवेदना ट्वीट के जरिए प्रकट की थी। कैमरा पर्सन शिवमुख साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।